हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल यूफोरिया केमिस्ट्री क्लासेस। आज के वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा क्लास 10th केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। इसमें हम जानेंगे कि केमिकल बॉन्डिंग होती क्या है। डिफरेंट सब्सटेंस आर फॉर्म्ड ओनली व्हेन एटम ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड विथ ईच अदर। यानी डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस तब बनते हैं जब डिफरेंट एलिमेंट के एटम और सेम एलिमेंट के एटम आपस में कंबाइन होते हैं। जैसा कि एग्जांपल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के दो एटम मिलके एक हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को बना रहे हैं। सिमिलरली क्लोरीन के मॉलिक्यूल में दो क्लोरीन के एटम मिलके एक क्लोरीन के मॉलिक्यूल को बना रहे हैं। लेकिन सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड के केस में मैग्नीशियम आयन और दो क्लोराइड आयन मिलके एक मैग्नीशियम क्लोराइड मॉलिक्यूल को बना रहे हैं। सिमिलरली सोडियम क्लोराइड में एक सोडियम आयन और एक क्लोराइड आयन मिलके एक सोडियम क्लोराइड के मॉलिक्यूल को बना रहे हैं। इन दोनों मॉलिक्यूल में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो या तो एटम्स हैं या डिफरेंट आयन्स हैं। जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और क्लोरीन मॉलिक्यूल के केस में देखें तो इसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो एटम्स हैं, और सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड के केस में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो आयन्स हैं। The constituent particle in a chemical species are held by attractive force called chemical bond। यानी किसी भी केमिकल स्पीसीज में जो constituent particles होते हैं वो आपस में एक दूसरे से एक अट्रैक्टिव फोर्स से जुड़े रहते हैं, जिसको हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। तो क्या हुई केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड्स द एटम एंड आयन टुगेदर इन डिफरेंट केमिकल स्पीसीज इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। यानी डिफरेंट केमिकल स्पीसीज में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एलिमेंट के एटम और आयन को जोड़ कर रखता है उसको हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। अब हम जानेंगे व्हाट इज द कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अभी तक हमने जो भी पढ़ा है उसके बेस पे हम जानते हैं कि नोबल गैस के एलिमेंट्स जो होते हैं वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, क्योंकि उनकी आउटरमोस्ट शेल जो होती है वो कंप्लीट होती है, या यूँ कहें कि उसकी आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसीलिए इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो स्टेबल होता है। और हीलियम के केस में आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए हीलियम का जो डुप्लेट होता है वो स्टेबल होता है। केवल वही एटम बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं जिनकी आउटरमोस्ट शेल इनकम्प्लीट होती है, ताकि वो अपना नियरेस्ट नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन यानी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर सकें। और वो ये किस तरह करते हैं? बाय लूजिंग, गेनिंग और शेयरिंग इलेक्ट्रॉन विद अदर एटम्स। यानी the atom which do not have 8 electrons in their outermost shell forms bond with other atom in order to achieve 8 electrons in their outermost shells, and they do so by either losing, gaining or sharing electron with other atoms। ऑक्टेट का रूल भी यही कहता है कि atoms of different element enter into bond formation so as to achieve 8 electrons in their valence shell। यानी डिफरेंट एलिमेंट के एटम बॉन्ड फॉर्मेशन में इसलिए पार्टिसिपेट करते हैं ताकि वो अपनी आटोमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स अचीव कर सकें। अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। इसमें जो सबसे पहला टाइप है वो है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं। एन आयनिक बॉन्ड रिजल्ट फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन ए मेटल एंड नॉन मेटल्स एटम। यानी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को या आयनिक बॉन्ड को सिंपली जानने का तरीका ये है कि इसमें एक एटम मेटल का होता है और दूसरा एटम नॉन मेटल का होता है। यानी जो मेटल होगा या तो वो फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप या थर्ड ग्रुप का होगा, और जो नॉन मेटल होगा वो 5th, 6th या 7th ग्रुप का होगा। In this type of electron transfer, the metal atom get positively charged ion and the non-metal atom get negative charged ion। आयनिक कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है जिससे जो मेटल एटम होता है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और जो नॉन मेटल होता है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। एंड दिस आयन आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्योंकि इसमें एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज आयन बनता है, इसलिए इनमें एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाता है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड्स द आयन यानी कैटायन और एनायन टुगेदर इज कॉल्ड आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। यानी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है, जो कैटायन होता है और जो एनायन होता है वो आपस में एक दूसरे से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण जुड़े रहते हैं, और इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। जैसे हम एग्जाम्पल देखें NaCl का,
तो सोडियम को हम एनर्जी देंगे तो ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा, क्योंकि सोडियम का जो साइज़ है वो बड़ा है, क्योंकि इसमें जो न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम है, इसलिए कम एनर्जी देने पर ही ये एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा और ये कैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ देखिए सोडियम की आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कॉन्फ़िगरेशन से पता करेंगे। इसका कॉन्फ़िगरेशन है 2, 8 और 1। इसकी आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए जब हम इसको एनर्जी देंगे तो ईजिली ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 2, 8, यानी इसने नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लिया एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके। और ये जो एनर्जी लगी इसी को हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, और ये कम एनर्जी लगी। क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन सेम पीरियड को बिलोंग करता है जिसमें सोडियम आता है। क्लोरीन इसका साइज छोटा है क्योंकि इसमें न्यूक्लियर पुल ज़्यादा है, न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसमें है, इसलिए जब हम इसको इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये ईजिली इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा और ये क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और इसकी वैल्यू क्या होगी, हाई होगी। इसके हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो पहले क्या था 2, 8 और 7। जब इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2, 8 और 8। अब सोडियम कैटायन बन गया और क्लोराइड एनायन बन गया। सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आया और क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आया। अब इस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के कारण इन दोनों में एक अट्रैक्शन पैदा हुआ, जिससे ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे। और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो इसमें हमें क्या याद रखना है कि जो मेटल एटम है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी लो होनी चाहिए और जो नॉन मेटल है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होनी चाहिए। अभी हमने जाना कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। अब हम जानेंगे कि इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक कंपाउंड कौन होते हैं। द केमिकल कंपाउंड फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम ऑफ एन एलिमेंट टू अदर एटम ऑफ एन एलिमेंट आर कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक कंपाउंड। वो केमिकल कंपाउंड जिसमें एक एलिमेंट के एटम से दूसरे एलिमेंट के एटम को इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है उसको हम कहते हैं आयनिक कंपाउंड। इसमें हमें सिर्फ एक बात पर ध्यान रखना है, पूरे आयनिक कंपाउंड या आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। यानी आयनिक बॉन्ड रिजल्ट्स फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम ऑफ एलिमेंट टू द अदर एटम ऑफ एन एलिमेंट। अभी हमने जाना कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड क्या होते हैं। अब हम जानेंगे कि इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉसेस और गेन्स बाय द एटम ऑफ एन एलिमेंट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रोवैलेंसी। यानी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनने के दौरान जिस एलिमेंट के एटम ने जितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए वही उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है, या जिस एलिमेंट ने जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन किए वही उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है। जैसे यहाँ एग्जांपल के तौर पे देखो, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, तब जाके NaCl कंपाउंड बना और इनके बीच में जो बॉन्ड है वो है आयनिक बॉन्ड। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया इसलिए इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 हो गई, और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया इसलिए इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 है। The atom which lose electron is said to be electropositive while the atom which gain electron is called electronegative। इसी केस में देखें तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहेंगे, और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया इसलिए हम इसको इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कहेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो मेटल एटम है उसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो लो होनी चाहिए, यानी
atom should have low ionization energy so that it will lose electron easily and form a cation easily। जैसे सोडियम क्लोराइड में जो सोडियम मेटल का एटम है उसका साइज बड़ा है, इसलिए उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी लो है, क्योंकि उसके न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम है, इसलिए वो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। दूसरा, जो हमारा नॉन मेटल होता है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होनी चाहिए, यानी नॉन मेटल एटम should have high electron affinity so that it will gain electron easily and form a anion easily। क्योंकि नॉन मेटल का साइज छोटा होता है, इसलिए उसमें जो न्यूक्लियर पुल होता है आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स और सेंटर में जो न्यूक्लियस होता है उसके बीच में वो ज़्यादा होता है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन को ईजिली गेन कर लेता है और एनायन बना लेता है। तीसरी जो कंडीशन है वो है लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। हायर द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टू एलिमेंट्स ईजियर विल बी द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसा कि हमने अभी पढ़ा था कि जो आयनिक बॉन्ड बनते हैं वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के द्वारा बनते हैं। मेटालिक एलिमेंट्स और नॉन मेटालिक एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज का डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उतना ही जल्दी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, मेटालिक एलिमेंट्स के एटम से नॉन मेटालिक एलिमेंट्स के एटम तक। अब हम जानेंगे व्हाट इज द कॉज ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, यानी इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड स्टेबल क्यों होते हैं, इनकी स्टेबिलिटी का कारण क्या है। जैसा कि मैंने पहले बताया था, कोई भी एटम तभी बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है जब उसकी आटोमोस्ट शेल इनकम्प्लीट होती है, या यूँ कहिए कि उसका ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट नहीं होता है। इसलिए जो मेटालिक एलिमेंट के एटम होते हैं वो अपनी आउटरमोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं ताकि वो कैटन बन सके और उनका नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन अटेन हो सके। और जो नॉन मेटल के एलिमेंट के एटम होते हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं ताकि वो नियरेस्ट नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर सके, जिसके कारण अपोजिटली चार्ज आयन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाता है। इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड या आयनिक कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होते हैं। जैसे यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल देखें आयनिक कंपाउंड के, जैसे सोडियम फ्लोराइड। इसमें सोडियम क्या है, मेटल है, और फ्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है, इसलिए इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो आयनिक होगा। सिमिलरली पोटेशियम क्लोराइड में पोटेशियम मेटल है और क्लोरीन नॉन मेटल है, इसलिए इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड होगा वो आयनिक बॉन्ड होगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड के केस में भी सेम चीज़ है, मैग्नीशियम मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है। इसलिए ये जितनी भी एग्जांपल हैं इन सारे एग्जांपल में एक मेटल का आयन है और एक नॉन मेटल का आयन है, इसलिए ये सारे इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड हैं और ये स्टेबल है क्योंकि इन सभी में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है। अब हम जानेंगे कुछ आयनिक कंपाउंड के इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर या लिवाइस स्ट्रक्चर। इसमें जैसे हम देख सकते हैं, इसमें ये जो पहला एग्जांपल है वो है सोडियम फ्लोराइड। सोडियम की आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और फ्लोरीन की आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। जो फ्लोरीन के जो इलेक्ट्रॉन है उसको हमने X से डिनोट किया है और सोडियम की जो आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसको हमने डॉट से रिप्रेजेंट किया है। और यहाँ देखने वाली बात यह है कि हमने सिर्फ आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हीं को रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन में सिर्फ आउटरमोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही पार्टिसिपेट करते हैं। सोडियम की आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसको ये लूज करेगा और सोडियम आयन बना लेगा और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा ताकि ये स्टेबल हो सके। और फ्लोरीन क्या करेगा, फ्लोरीन की आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा ताकि ये भी स्टेबल हो सके। क्योंकि फ्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है इसीलिए इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया है, और सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया है इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज आया है। इसी कारण इन दोनों में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसके कारण जो बॉन्ड बनेगा वो आयनिक बॉन्ड बनेगा और ये मिलके बनाएंगे सोडियम फ्लोराइड। और ये जो बॉन्ड है ये आयनिक बॉन्ड है। सिमिलरली
पोटेशियम क्लोराइड की आटोमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और इसको स्टेबल बनने के लिए अपनी आटोमोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा, और ये जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये पोटेशियम आयन बन जाएगा। क्लोरीन की आटोमोस्ट शेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, और जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा पोटेशियम का, जो पोटेशियम ने लॉस किया है, उसको गेन करके ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके स्टेबल बन जाएगा, और इस पर भी एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, यानी क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोवैलेंसी होगी वो 1 होगी, पोटेशियम ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, इसकी जो इलेक्ट्रोवैलेंसी होगी वो 1 होगी। इसीलिए इनमें जो बॉन्ड बनेगा वो भी आयनिक बॉन्ड होगा, या हम इसे कह सकते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आपको भी ये स्ट्रक्चर याद करने होंगे, इनको बनाना सीखना होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर पूछ लिया जाता है। लिथियम के केस में भी हम देखें, ये भी पहले एग्जाम्पल की तरह सिमिलर है। आटोमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। फ्लोरीन इस लॉस किए हुए इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, और दोनों में अपोजिट चार्ज डेवलप होगा, और अपोजिट चार्ज के कारण जो इनमें जो फोर्स डेवलप होगा उससे ये आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। कैल्शियम फ्लोराइड की बात करें तो कैल्शियम की आटोमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इसलिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करना पड़ेगा। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो ये नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करेगा, और उस पर 2+ का चार्ज आएगा। इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी 2 होगी, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं, और यहाँ पे फ्लोरीन के 2 एटम हैं, और ये दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे कैल्शियम का, और इन दोनों पर भी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और अपोजिट चार्ज के कारण इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा उसके कारण ये दोनों मिलके कैल्शियम फ्लोराइड कंपाउंड बनाएंगे, और इनके बीच में जो बॉन्ड होगा वो होगा आयनिक बॉन्ड। क्योंकि इन सभी केस में आयंस बनते हैं, इसलिए हम इनको आयनिक बॉन्ड कहते हैं। अब हम जानेंगे कि एटम्स और आयन के बीच में डिफरेंस क्या होता है। कोई भी आयन वो आयन बनने से पहले एटम होता है, और एटम से आयन बनने के बाद उसमें क्या डिफरेंस आता है वही हम जानेंगे। तो सबसे पहला डिफरेंस क्या होता है एटम्स और आयन में। एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, क्योंकि इसमें जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। जैसे हम सोडियम की बात करें, सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन है 281, यानी इसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 11 प्रोटॉन हैं, इसलिए ये न्यूट्रल है। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद ये क्या हो जाता है, ये आयन बन जाता है। यानी आयन बनने से पहले इसमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन बराबर होते हैं, इसलिए ये केमिकली न्यूट्रल होता है। आयन के केस में देखें तो आयंस आर चार्ज पार्टिकल, दे मे हैव पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज डिपेंडिंग अपॉन वेदर द नंबर्स ऑफ प्रोटॉन इज मोर और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर। जैसे सोडियम की बात करें तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज आया। इस केस में हम देखें तो सोडियम आयन में 11 प्रोटॉन तो है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन 10 ही हैं, यानी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है, इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज है। और हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 2, 8 और 7, लेकिन क्लोराइड आयन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 2, 8, 8। यानी क्लोरीन एटम में देखें तो इसमें 17 इलेक्ट्रॉन है और 17 प्रोटॉन है, लेकिन क्लोराइड में देखें तो इसमें 17 प्रोटॉन तो है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन 18 हैं, यानी इसमें
इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन से ज़्यादा हैं, इसलिए इस पर नेगेटिव चार्ज है। दूसरा पॉइंट, एटम आर नॉट स्टेबल बिकॉज देयर आउटरमोस्ट शेल इज इनकम्प्लीट। एटम स्टेबल इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि उनकी जो आउटरमोस्ट शेल है यानी जो बैलेंस शेल होती है वो कंप्लीटली फिल नहीं होती। जैसे सोडियम का एग्जांपल देखें तो उसकी आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये क्या है, ये स्टेबल नहीं है। लेकिन अगर हम आयन के केस में देखें तो आयन स्टेबल होते हैं बिकॉज देयर आउटरमोस्ट शेल इज कंप्लीट। ये सोडियम का आयन है, इसकी आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, इसने नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन अटेन किया हुआ है, ये इसलिए स्टेबल है। थर्ड पॉइंट, एटम एग्जिस्ट इन कंबाइंड स्टेट। जितने भी एटम्स हैं वो कंबाइंड स्टेट में ही एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जो आयन्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करते हैं किसी सॉल्यूशन में। जैसे NaCl को अगर हम पानी में घोल देंगे तो उसमें सोडियम आयन अकेले एग्जिस्ट करेगा और क्लोराइड आयन अकेले एग्जिस्ट करेगा इंडिपेंडेंटली। फोर्थ पॉइंट, एटम आर मोर रिएक्टिव बिकॉज दे डू नॉट हैव स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन एज देयर आउटरमोस्ट शेल इज इनकम्प्लीट। जितने भी एटम होते हैं उनकी आउटरमोस्ट शेल क्या होती है, इनकम्प्लीट होती है, इसलिए ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। लेकिन आयन के केस में आयंस क्या होते हैं, ये ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते क्योंकि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल होता है, क्योंकि इनकी जो आउटरमोस्ट शेल होती है वो कंप्लीट होती है, इसलिए ये रिएक्टिव नहीं होते क्योंकि ये ऑलरेडी नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर चुके होते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा इसी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक।